Hello everybody, this is Eka Pandey here and welcome to you all AKP online chemistry classes. My dear students, today is another amazing session of P block elements and today I am going to start कार्बन फैमिली तो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, आपको जो अगर हम बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको 6 ग्रुप पढ़ना है। आपको फर्स्ट क्लास से ही बताते आ रहे हैं। तो हमारा ग्रुप 13 जिसको आप बोरोन फैमिली कहते हो, बहुत ही औसम वे में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रुप 14 जिसको आप कार्बन फैमिली कहते हो, उसको भी हम लोग लेक्चर 7 तक कंप्लीट हो चुका है। तो लेक्चर 1 to 7 तक हमारा बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली, ये सारा बहुत ही मजेदार वे में, बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से सारा का सारा कंटेंट जितना भी सिलेबस में था वो सारा चीज पढ़ाते हुए आपको कार्बन फैमिली और बोरोन फैमिली एंड कार्बन फैमिली आपका फिनिश हो गया है। अब आते हैं ग्रुप 15। ग्रुप 13 14 फिनिश हो गया। ग्रुप 15 जिसको आप नाइट्रोजन फैमिली बोलते हो, आज से अपन लोग ये स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आएंगे ग्रुप 16 जिसको ऑक्सीजन फैमिली, फिर आएंगे ग्रुप 17 जिसको हेलोजन फैमिली कहते हो, फिर आएंगे ग्रुप 18 इनर्ट गैस। फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अभी पी ब्लॉक फिनिश हुआ नहीं है। क्या खत्म हुआ है? कार्बन फैमिली फिनिश हुआ है। आज अपन लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? नाइट्रोजन फैमिली। तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाइट्रोजन फैमिली, तो नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन सा एलिमेंट है। नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन सा एलिमेंट होता है ये आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन फैमिली को ही क्या बोलते हैं? ग्रुप 15, क्योंकि 13 ग्रुप 13 क्या था? बोरोन फैमिली। और ग्रुप 14 क्या था? कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन फैमिली। तो चलिए, नाइट्रोजन फैमिली में सबसे पहला चीज तो आपको याद होना चाहिए कि क्या क्या एलिमेंट होता है। आपको याद रखने का तरीका बताए थे, नया, पुराना, आज, सब बिकेगा, बिस्मत, मिस नाइट्रोजन। ये आपका नाइट्रोजन हो गया। पी से ये आपका फॉस्फोरस हो गया, ये आपका आर्सेनिक होता है, एस आर्सेनिक। एंटीमनी और बीआई से बिस्मत, ये आपका बिस्मत हो गया, बिस्मत। अब सवाल है कि जो नाइट्रोजन फैमिली था ग्रुप 15, और ये सब एलिमेंट कौन कौन सा एलिमेंट होता है? मेरे साथ आइए। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, उसके बाद कौन सा होता है बताइए? एंटीमनी, बिस्मत, एंटीमनी और बिस्मत। याद रखने का तरीका कभी भूलो नहीं। याद रखने का ट्रिक आपको क्या बताए थे? नया, पुराना, आज, सब बिकेगा। मींस नया मींस नाइट्रोजन, पुराना फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एसबी और एंटीमनी। नया, पुराना, आज, सब बिकेगा। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा कौन कौन सा एलिमेंट है। अब आते हैं जो ग्रुप 15 है ना, नाइट्रोजन फैमिली। ये नाइट्रोजन फैमिली को क्या कहते हैं हम लोग? नाइट्रोजन फैमिली, या फिर आप क्या बोलेंगे? नीटोजन बोलते हैं। बेसिकली ये जो नीटोजन है, नीटोजन का मतलब होता है, नीटोजन मीन्स सफोकेशन। सवाल है सफोकेशन क्या होता है? व्हाट इज सफोकेशन? देखिए, जो ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15, तो नाइट्रोजन फैमिली को आप निक्टोजेन या फिर जो प्रोनाउंसिएशन मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं, निकोजिन का मतलब होता है सफोकेशन। और सफोकेशन क्या होता है? सफोकेशन कहते हैं दम घुटना, मीन्स सांस लेने में तकलीफ होगा। सफोकेशन इसलिए कर रहे हैं, निटोजिन इसलिए कहते। देखिए, अब निटोजिन क्यों कहा गया है? ऐसे तो नहीं रख दिया गया है। जैसे गांव में या फिर आप बचपन में या फिर कहीं भी आप देखा करते थे, जब स्कूल जाया करते थे, तो बच्चा जो हाइट में छोटा रहता था तो उसको आप क्या बोलते थे? छोटू। जो हाइट में लंबा है उसको बोलते थे लंबू, जो मोटा था उसको बोल देते थे मोटू।
जो पतला था, पतला लगता था दिखने में, उसको बोलते थे पतलू। तो कुछ ना कुछ रीजन तो है निटोजिन्स नाम रखने के कारण नाइट्रोजन फैमिली का। भाई कुछ तो मजबूरियां होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, है ना। इसकी तो कुछ तो मजबूरी है, इसलिए इसको कहा जा रहा है निटोजिन। तो निटोजिन का मतलब होता है सफोकेशन, ठीक है। और सफोकेशन का मतलब होता है, ऐसे अगर हिंदी में बात करें तो दम घुटना में, सांस लेने में तकलीफ होना। क्यों ऐसा करे? क्योंकि जैसे ही अगर आप ग्रुप 15 एलिमेंट में देखोगे तो क्या क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, नाइट्रोजन। ये तो आपको पता है, कुछ ना कुछ बेसिक आइडिया तो जरूर होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ये जो नाइट्रोजन और आर्सेनिक है ये क्या है, बहुत ही पॉइजनस गैस है। मीन्स अगर आप इसको इनहेल कर लोगे अपने अंदर तो आपका दम घुटने लगेगा, मीन्स जो सांस लेने में तकलीफ आने लगेगा, मीन्स आप मर भी सकते हो बहुत ज्यादा इनहेल कर लिए तो। नाइट्रोजन गैस, आर्सेनिक गैस, है ना। तो इसलिए उसको सफोकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो था क्या करते हैं। अब सवाल है, जब आपको बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली पढ़ा चुके हैं तो कम से कम बेसिक आइडिया हो गया होगा कि मेटल कौन होता है, नॉन मेटल कौन होता है। उसको पता करने के लिए आपको बताए थे कि अगर आपको मेटलॉइड कौन कौन है ये अगर आपको पता है, मेटलॉइड कौन कौन होता है, वो लेक्चर 1 से ही आपको बताते आ रहे हैं कि मेटलॉइड कौन कौन है पूरे पीरियोडिक टेबल में। और पी ब्लॉक चल रहा है तो पी ब्लॉक में मेटलॉइड कौन कौन सा होता है आपको बताए थे। याद रखने का तरीका बताए थे, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते। तो ये 2, 4, 6, 1, 7, ये 7 आपका मेटोलाइट था पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। क्या क्या था याद रखने का तरीका आपको बताए थे लेक्चर 1 में ही। अगर आप सीरियसली पढ़ते जा रहे हैं, जो बच्चा सीरियसली पढ़ते जा रहा है उसको मजा आ रहा होगा, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते, याद रखने का तरीका, ये आपका मेटोलाइट है। मजे की बात यह है कि अगर आपको मेटोलाइट पता है पी ब्लॉक में, तो मेटोलाइट के नीचे जितना होगा वो सारा का सारा मेटल, और मेटलॉइड्स के ऊपर जो होगा पीरियोडिक टेबल में वो आपका क्या, नॉन मेटल। तो यहां से अगर आपसे पूछे कि इसमें से कौन सा मेटल है, मेटलॉइड है, नॉन मेटल है, तो आप बता सकते हो। यहाँ पे देखिए, आर्सेनिक और एंटीमनी ये दो, तो ये दो आपका क्या हो गया, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये दो आपका मेटोलाइड हो गया, ये दो आपका मेटोलाइड है, राइट। अब मेटोलाइड के नीचे आ जाओ, तो मेटोलाइड के नीचे कौन सा है, बिस्मथ। तो बिस्मथ क्या हो गया आपका, मेटल। और मेटेलॉइड के ऊपर चले जाओ, तो मेटेलॉइड के ऊपर आपका क्या हो गया, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये तो आपका नॉन मेटल है, दिस इज कॉल्ड नॉन मेटल। तो ये आपका नॉन मेटल हो गया। आपको ये भी बता चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में ही कि अगर मेटोलाइड के जो नीचे हो गया वह क्या हो गया, मेटल। मेटोलाइड के ऊपर तो ये मेटोलाइड है, ये दो आर्सेनिक, एंटीमनी, इसके नीचे बिस्मथ जो है वो मेटल हो गया, उसके ऊपर नॉन मेटल नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये भी आपको बताए हैं कि नाइट्रोजन फैमिली is also nitrogen family is also known as, क्या बोलते हैं इसको, निकोजिन। तो ये बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली में, राइट। अब आते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली बोल रहे हैं तो आपको खुद से समझना होगा कौन सा ग्रुप की चर्चा कर रहे हैं, ग्रुप 50। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है नाइट्रोजन फैमिली का। देखिए कैसे करोगे, आपको पढ़ाए हैं
एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा चुके हैं, पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज पे। तो कैसे करते हो आपको पता है। देखिए नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन सा एलिमेंट है, जैसे नाइट्रोजन आप ले लो, तो नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 7, तो 1s2, 2s2, 2p3। और ये सेकेंड पीरियड का है। थर्ड पीरियड में आओगे तो फास्फोरस, फास्फोरस का कितना होता है 15, क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, तो कितना हो गया 2p6, 3s, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। देखिए कितना हो गया 15 हुआ क्या, 2 4 6 10, 2 12 और 3 15, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अगर आप एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते जाओगे बच्चा तो क्या आ जाएगा। देखो जब आप सेकेंड पीरियड में थे, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ रहा है 2s2, 2p3, 3s2, 3p3। उसी टाइप से अगर आप फोर्थ पीरियड में जाओगे तो 4s2, 4p3, क्योंकि हमारे लिए तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप आयनेशन एनर्जी पढ़ोगे तो अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव भी करना है आउटर मोस्ट ऑर्बिट से तो क्या करोगे, आउटर मोस्ट से ही रिमूव करोगे ना। तो अगर आप देखो एक जनरल ट्रेंड बन रहा है सेकेंड पीरियड की, अगर बात करें सेकेंड पीरियड में, तो सेकेंड पीरियड में कौन सा एलिमेंट है हमारा, सेकेंड पीरियड में नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2s2, 2p3। फिर आ जाओ थर्ड पीरियड एलिमेंट में। जब आप थर्ड पीरियड में आओगे तो थर्ड पीरियड में कौन सा एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में फास्फोरस आ गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, थर्ड पीरियड है तो 3s2, 3p3। जब आप फोर्थ पीरियड में जाओगे तो फोर्थ पीरियड में क्या आएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। जब आप इसका करोगे, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, तो फोर्थ पीरियड में सेकेंड थर्ड फोर्थ पीरियड में आर्सेनिक है। जब इसका करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 4s2, 4p3। उसी टाइप से फिफ्थ पीरियड में आओगे तो फिफ्थ पीरियड में आपका क्या आ रहा है एंटीमनी, Sb। इसका करोगे तो 5s2, 5p3। देखिए अब यहां पे सिक्स पीरियड में जब आओगे, सिक्स पीरियड आपका बिस्मथ होता है, और बिस्मथ का करोगे तो क्या हो जाएगा 6s2, 6p3। अगर हम बात करें, अगर आपको ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, पहले तो होना चाहिए कि कौन कौन सा एलिमेंट होता है नाइट्रोजन फैमिली में, याद है। उसके बाद देखिए कि सेकंड पीरियड से स्टार्ट हो जाता है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन से, फिर थर्ड पीरियड, थर्ड फोर्थ पीरियड। आपको क्या करना है, बस जितना पीरियड है तो एक जनरल ट्रेंड आपको बनता दिखाई दे रहा है। सेकेंड पीरियड था तो 2s2, 2p3, थर्ड पीरियड था तो 3s2, 3p3, फोर्थ पीरियड था तो एक क्या ट्रेंड आ रहा था, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा था 4s2, 4p3। फिफ्थ था तो क्या आ रहा था 5s2, 5p3। सिक्स पीरियड था तो क्या आ रहा था 6s2, 6p3। तो इन एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली is NS2, NP3, NS2, NP3। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया NS2, NP3। अब N के जगह N क्या है नंबर ऑफ पीरियड, अगर सेकेंड पीरियड है तो 2 रख दीजिए, तो दूसरा पीरियड का आ जाएगा पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खट से। तो ये तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था नाइट्रोजन फैमिली का। तो क्या कुछ रटने का आवश्यकता पड़ रहा है क्या, नहीं। इतना अमेजिंग वे में आपको याद रखने का तरीका भी ट्रिक के साथ बताते जा रहे हैं, मजा आ रहा होगा। तो चलिए इसको फटाफट से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं अपन लोग।
तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट की चर्चा करते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता करना है कि नाइट्रोजन फैमिली का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। एक जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +3 और +5 होता है। क्यों होता है, उसका रीजन रट ले क्या? नहीं, रटना नहीं है आपको। रीजन क्या है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अभी जस्ट देख रहे थे, इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आ रहा था, जैसे आप नाइट्रोजन का कर रहे थे तो आ रहा था सेकंड पीरियड का एलिमेंट था 2s2 2p3, थर्ड पीरियड का फास्फोरस था तो 3s2 3p3 एंड सो ऑन। एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आया था, क्या आया था, NH2 NP3। तो एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2 NP3 आ रहा था, मींस एक जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो +3 और +5 होगा। नाइट्रोजन फैमिली में +5 +3 और +5 होगा। तो ये जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। तो अब कोई कह रहा है सर ये क्यों लिखे -3, कौन कर रहा है -3? इसलिए बच्चा, क्योंकि देखिए -3 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर आप देखो तो ये हाइड्राइड्स में फॉर्म करेगा। और -3 इसलिए क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये जो तीन है, ये तीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये तीन है। तो नाइट्रोजन की अगर बात करें तो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अगर फ्लोरीन की बात करें तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ये -2 करेगा। और ये नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। उसी टाइप से अगर मान लीजिए कि नाइट्रोजन है, ये +3 और +5 तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, -3 भी कर सकता है। हो सकता है, हो सकता है कि अगर हाइड्राइड्स फॉर्म कर रहा है, जैसे देखिए NH3 या फिर आप NH3 ले लीजिए, तो NH3 में क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, NH3 में ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। NH3 में क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, -3 होगा। उसी टाइप से अगर आप H2O लोगे तो H2O में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 है। और अगर आप क्या ले लो, HF ले लो, तो HF में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1 होगा। उसी टाइप से PH3 ले लो, हाइड्राइड्स फॉर्म कर रहा है, तो हाइड्राइड्स फॉर्म कर रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इसका भी -3 होगा। H2S ले लो, इसका भी -2 होगा। और HCl ले लोगे तो क्या हो जाएगा, -1। तो ये सब जो हाइड्राइड्स फॉर्म कर रहा है आपका, ये सभी का सभी जो हाइड्राइड्स फॉर्म कर रहा है, तो यानी कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा। तो ये जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ये हाइड्राइड के केस में तो कर ही रहा है ये -3। बट अगर देखा जाए तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, +3 होगा या +5 होगा, ये दो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो उसी टाइप से अगर आप देखो ध्यान से, तो आपको बताते आ रहे हैं बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली से ही। देखो ऊपर का जो 4 एलिमेंट है उसमें +5 +5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा मोर स्टेबल होगा। सो तो सभी के केस में +3 और +5 और -3 सभी शो करेगा। बट हमको तो ज्यादा स्टेबल से मतलब है ना। अगर रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहा है तो प्रोडक्ट तो उसके साथ में बाई प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी फॉर्म्ड होते हैं जो ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो वो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का वो होगा जो ऐसा प्रोडक्ट जो मोस्ट स्टेबल बनाएगा, ऐसा चीज जो स्टेबल हो, वो हमारे काम का ज्यादा होता है। तो इन द सेम वे अगर देखो तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी के केस में ऊपर का जो 4 है, इसमें +5 ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो यूज अगर आए तो कर रहा है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। होता सभी है -3 और +3 भी, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन होता है, +5। अब हैवीएस्ट एलिमेंट आपको बताए थे, जब आप आओगे बिस्मथ के केस में, तो बिस्मथ के केस में सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। क्यों, ड्यू टू यूनिट पेयर इफेक्ट। तो अब समझ में आया ऑक्सीडेशन स्टेट का काम क्या है, कैसे आपको दिमाग में रखना है कि कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका स्टेबल होता है। तो मजे की बात क्या है कि बिस्मथ के केस में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन आ रहा है, +3 ड्यू टू यूनिट पेयर इफेक्ट। तो चलिए अब आते हैं एटॉमिक साइज, कि एटॉमिक साइज नाइट्रोजन फैमिली का बताइए। तो नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। आपको पता है कि जब डाउन द ग्रुप आते हो तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। क्या रटले सर, नहीं, आप हमारे स्टूडेंट हो, आप AK पांडे सर का स्टूडेंट हो, आपको रटना नहीं है। आपको बहुत सारा ट्रिक बताएं, आपको लॉजिक बताएं, रटने का आवश्यकता नहीं। देखिए ध्यान से जरा, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो ना, तो ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है,
ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है, ये फिफ्थ पीरियड का है, ये सिक्स्थ पीरियड का है। तो जैसे ही आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, नंबर ऑफ जो घर में है, जैसे मान लीजिए आपका घर है, उसमें नंबर ऑफ कमरा बढ़ेगा तो साइज भी तो इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ अगर कमरा बढ़ेगा तो साइज भी तो इंक्रीज करेगा। इसमें 2 कमरा है, इसमें 3 कमरा है, इसमें 4 कमरा है, इसमें 5 कमरा है, इसमें 6 कमरा है। तो ऊपर से जब नीचे आ रहे हो, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस एंड हेंस साइज इंक्रीजेस। तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है। पहले अगर देखो तो पहले क्या था, सेकेंड पीरियड 2 सेल था, थर्ड पीरियड में आओगे 3 सेल हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से। सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड में और नंबर ऑफ सेल बढ़ गया, साइज और बढ़ गया और इंक्रीज कर गया। तो साइज क्यों बढ़ रहा है, रीजन समझ में आया। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे आपका साइज बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अगर साइज के ऑर्डर की पूछे तो साइज का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा बिस्मथ का होगा, फिर एंटीमनी, फिर आर्सेनिक, फिर फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन, सबसे कम नाइट्रोजन का, फिर फास्फोरस, आर्सेनिक, इस टाइप से बढ़ता जाएगा। तो ये आपका साइज का ऑर्डर हो गया। अब आते हैं, रिकैप करते हैं। आपको पढ़ा चुके हैं बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली, मींस ग्रुप 13 और ग्रुप 14 आपको बहुत ही ऑसम वे में कंप्लीट करा चुके हैं। तो एक बार रिकैप करते हैं कि उसका साइज में क्या था। जब आप बोरोन फैमिली में आओगे तो क्या क्या एलिमेंट था बोरोन फैमिली में, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अब इसके साइज में थोड़ा सा लोचा क्या था, एक्सेप्शन कुछ भी नहीं है, लॉजिक है, थोड़ा सा लोचा क्या आ रहा था। देखो जैसे जैसे आप नीचे आते साइज बढ़ता, चलो एक ठीक है जनरल ट्रेंड, बट थोड़ा सा गड़बड़ी यहाँ आ रहा था। एल्युमिनियम और गैलियम में होना चाहिए था गैलियम का ज्यादा, बट हो जा रहा है एल्युमिनियम का ज्यादा। क्यों, क्योंकि ऊपर का 2 एल्युमिनियम और गैलियम के केस में डी कॉन्ट्रैक्शन होता था। ये पढ़ा चुके हैं आपको, यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पीछे पढ़ा चुके हैं। जिनको नहीं आ रहा है वो लेक्चर 1 से देखना शुरू करिए, स्टार्ट करना शुरू करिए, मजा आने वाला है इस चैप्टर में। देखिए इंडियम और थैलियम की अगर बात करें, इंडियम और थैलियम में लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर साइज हो जाएगा, या इक्वल टू थोड़ा बहुत का ज्यादा, तो थैलियम और इंडियम। तो ये हो जाता था ऑर्डर साइज का बोरोन फैमिली में। कार्बन फैमिली में आते हैं, कौन कौन सा एलिमेंट होता था, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑरेसन और पीबी। अब सवाल है इसमें भी थोड़ा सा लोचा क्या था, थोड़ा सा क्या, एक्सेप्शन नहीं, लोचा था क्या। जब आप जनरल ट्रेंड सोचोगे तो क्या सोचोगे, लगेगा कि अच्छा ऊपर से जब नीचे आ रहे थे तो साइज बढ़ना चाहिए था क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है। चलिए ये आप ऑर्डर अरेंज करोगे तो थोड़ा स्लाइटली मिस्टेक आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब एसएन और पीबी में जाते थे तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता था बच्चा। तो जब लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एसएन और पीबी में साइज ज्यादा किसका हो जाता था, बताओ, एसएन का ज्यादा साइज हो जाता था। ठीक है, तो ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, डीडी कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये डिटेल में आपको पढ़ा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो वॉच करिएगा जाके। और इसमें कोई लफड़ा नहीं है, नाइट्रोजन फैमिली में सीधा सीधा ऊपर से नीचे आओगे साइज इंक्रीज करेगा, कोई उसमें है ना गड़बड़ी नहीं है, कोई लोचा नहीं है उसमें, आप सीधा सीधा। तो चलिए नोट करिए, जगह बनाइए, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करते हैं। देखिए अभी आपको जस्ट बताएं कि साइज का ऑर्डर क्या होता है। अगर आपको साइज का ऑर्डर पता हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बहुत ही आसान वे में, इजी वे में आप उसका ऑर्डर बता सकते हो। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है आपको बताए थे, पीरियोडिक टेबल से ही बताते आ रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, उसके आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, जैसे मानो बच्चा अगर नाइट्रोजन है तो आपको पता है नाइट्रोजन टू बिस्मथ जाओगे ऊपर से नीचे, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा। तो सबसे ऊपर क्या था, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का साइज छोटा था। तो मान लो ये है आपका नाइट्रोजन का साइज छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस खींच के रखेगा, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज और जो न्यूक्लियस उस पे पॉजिटिव चार्ज मिस और पास में है तो ज्यादा खींच के रखेगा। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का दूरी कम है, साइज कम है, तो खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉन को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा,
मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान नहीं होगा, मीन्स एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। उसी टाइप से जब एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप तो साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो अब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से रिमूव करना आसान हो जाएगा, एनर्जी आपको कम देना पड़ेगा, मींस आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा। वेरी सिंपल, क्या रटना है, क्या लॉजिकल है। तो बताइए जरा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का, फिर फास्फोरस का, फिर आर्सेनिक, फिर एसबी, फिर बिस्मथ का। आप ये भी बोल सकते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। आप थोड़ा रिकैप करते हैं, रिकैप जरूर, रिकैप इसलिए क्योंकि आप पढ़ चुके हो कार्बन फैमिली और बोरोन फैमिली, ताकि पता तो लगे उसमें क्या गड़बड़ी था। रिकैप करने से हमको याद हो जाएगा, बार बार रिवाइज होता रहेगा। तो रिकैप करते हैं जरा। बोरोन फैमिली में जब आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या था, यही तो था। बोरोन एल्युमिनियम की जगह क्या हो जाएगा, थैलियम, गैलियम, फिर एल्युमिनियम। बताए थे, क्योंकि साइज का ऑर्डर में भी वेरी आ कर रहा था, डीडी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो याद रखने का तरीका आपको बता दिए थे कि बोरोन फैमिली में जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसका ऑर्डर याद ही रख लो। बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया, बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया। तो ये कार्बन फैमिली में क्या था आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, सबसे ज्यादा कार्बन का, फिर सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम, फिर पीवीएसएन। ये बता चुके हैं, डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, बस ये आपको रिकैप कर रहे थे कि क्यों आ रहा था। ठीक है, अब आते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। कि एलोट्रॉप्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, ये एलोट्रॉप्स क्या होगा, व्हाट इज द एलोट्रॉप्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन का एलोट्रॉप्स नहीं होता है ना। अब जैसे एलोट्रॉप्स की बात करते हैं तो व्हाइट फास्फोरस, P4, S8, ये सब होता है ना, ये सब एलोट्रॉप्स है आपका। जैसे आप कार्बन का एलोट्रॉप्स की बात करते थे तो कार्बन का एलोट्रॉप्स क्या था, ग्राफाइट था, डायमंड था, है ना। तो ये सब एलोट्रॉप्स था। तो अगर बात करें नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन सा एलोट्रॉप्स होगा, तो फास्फोरस का व्हाइट, रेड, ब्लैक, स्कारलेट, अल्फा ब्लैक, वायलेट, ये सब एलोट्रॉप्स होगा। आर्सेनिक का ग्रे एलोट्रॉप्स, येलो, ब्लैक, और एसबी का येलो, ब्लैक, एक्सप्लोसिव, बिस्मथ का नहीं। बट रिलैक्स, आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस का है। व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस का आपको एलोट्रॉप्स पढ़ना है। क्या मजेदार है, वाओ वाओ, या ना, ऐसा आपको स्माइल आ रहा होगा कि ये सिलेबस में, सिलेबस आपका काफी कम गया, यही है आपका सिलेबस में। तो जो सिलेबस में वही पढ़ेंगे अपन लोग। तो चलिए नोट करिए, एक एक करके आपको बताते हैं, फटाफट से नोट करिए इसको। तो कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली का कोवैलेंसी, अब कोवैलेंसी की चर्चा करते हैं। देखिए कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है, कोवैलेंसी बोले तो कितना बॉन्ड बना सकता है, कितना बॉन्ड बनाएगा, दिस इज कॉल्ड कोवैलेंसी। अगर अपनी भाषा में कहें तो कोवैलेंसी क्या होगा, कितना बॉन्ड बना सकता है। तो कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली में आप ध्यान से देखेंगे, नाइट्रोजन फैमिली में क्या क्या एलिमेंट है। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। तो ये जो 5 एलिमेंट है इसमें से इसका कोवैलेंसी क्या होगा हमको जानना है। हम जानना चाह रहे हैं कि कोवैलेंसी क्या होता है। जस्ट आपको बता चुके हैं कि एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन फैमिली का क्या होता है, NH2 NP3, और जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा या +5 होगा, ये आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब आते हैं कोवैलेंसी क्या होगा। ध्यान से आप समझिएगा कि कोवैलेंसी क्या होता है। ये कोवैलेंसी लिखा हुआ है, नाइट्रोजन का कोवैलेंसी 3, फास्फोरस का कोवैलेंसी 5, आर्सेनिक का 5, एंटीमनी का कोवैलेंसी 5 और बिस्मथ का कोवैलेंसी 3। कैसे होता है, ऐसे कैसे रट ले, क्या नहीं, कैसे मानेंगे आप। ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ये आपको पता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p3। देखिए उसी टाइप से इन द सिमिलर वे फास्फोरस का भी करिए। तो फास्फोरस 15, जब आप इसका करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो कितना हो गया, 2 4 10 मीन्स 15 हो गया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब देखिए नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन में एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होता है और p ऑर्बिटल 2s2 2p3। p में 3 ऑर्बिटल होता है, एक एक करके फिल करिए।
अब देखिए जरा, इसमें आपको बताए हैं, ये भी पढ़ा चुके हैं कि फर्स्ट में क्या होता है, 1s होता है, जब सेकेंड में क्या होता है 2s और 2p होता है, थर्ड में 3s 3p और 3d होता है। फोर्थ में जब जाओगे, फोर्थ पीरियड की अगर बात करें, फोर्थ पीरियड का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो फोर्थ पीरियड में आपका कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, फोर्थ में क्या क्या होगा। फोर्थ में 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा और 4f होगा। मीन्स ये देखिए आप ध्यान से, यहां पे नाइट्रोजन में 2s2 2p3 है, तो सेकेंड में क्या क्या होता है, कौन कौन सा ऑर्बिटल होता है, 2s और 2p मीन्स p, तो p ऑर्बिटल में 3 है। क्या p के अलावा सेकेंड में होता है क्या, नहीं होता है। मीन्स p में जब यहां फिल किए तो 3 है, तो 3 क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, मीन्स 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और बॉन्ड बनाने के लिए जब वो पेयर्ड करेगा, तो जब पेयर्ड करेगा तो क्या होगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। तो इसलिए नाइट्रोजन का कोवैलेंसी क्या हो गया, 3 हो गया। क्या शानदार लॉजिक, समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट, जब आप फास्फोरस का उसी सिमिलर वे में करोगे तो फास्फोरस का क्या आ रहा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 मीन्स ये थर्ड पीरियड का है। तो थर्ड पीरियड में क्या क्या होता है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है फास्फोरस, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 है। तो 3s में क्या आता है, 3s 3p 3d। तो यहां पे जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आप ध्यान से करिए, ये s में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर p में 3 ऑर्बिटल, चलिए भाई 3 ऑर्बिटल हो गया। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या गड़बड़ी करते हैं, 3s में 3 में क्या होता है, 3 में 3s 3p और 3d भी तो होता है, बट 3d इसके में तो, इसके केस में तो 3d सारा का सारा क्या है, वैकेंट है। मीन्स 3 में इसमें सारा का सारा वैकेंट है। तो 3d में 5 ऑर्बिटल, 2 3 4 और एक 5, 1 2 3 4 और 5। तो 3d 0 मीन्स अभी वैकेंट है पूरा का पूरा। तो ये तो आपका ग्राउंड स्टेट था, ये तो आपका ग्राउंड स्टेट था। जब उसको आप एक्साइटेड स्टेट में ले जाओगे, ये आपका ग्राउंड स्टेट था। जब आप एक्साइटेड स्टेट में ले जाओगे, क्यों ले जाओगे एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि हमको तो बॉन्ड बनाना है, मैक्सिमम चेक करना है कि फास्फोरस मैक्सिमम बॉन्ड कितना बना सकता है। कैसे चेक करोगे, यहां से आपको पता लग गया कि मैक्सिमम कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और वो पेयर्ड करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो कितना अनपेयर्ड होगा उतना बॉन्ड बनाएगा वो, राइट। तो यहां पे अगर आप यहां पे एक्साइट कर सकते थे क्या, यहां पे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकते थे क्या इस ऑर्बिटल से, नहीं कर सकते थे, क्योंकि 2 में सिर्फ 2s और 2p ऑर्बिटल ही होता है, 3d नहीं आता उसमें। बस 3 में क्या होता है, 3s 3p और 3d भी आता है। तो इसमें मजे की बात क्या है कि यहाँ पे 3d वैकेंट ऑर्बिटल है, तो आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हो, एक्साइटेड कर सकते हो। जब आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करोगे बच्चा, तो क्या आ जाएगा, जरा देखिए। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, तो आप ध्यान से देखिए जरा, इससे जब आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किए, तो जब आप इससे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करोगे तो डी ऑर्बिटल में भेजोगे। जब आप डी ऑर्बिटल में भेजोगे तो यहां से आप किस में चला जाओगे, डी में, डी ऑर्बिटल में, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला आएगा। अब देखिए जरा ध्यान से इस ऑर्बिटल्स को, तो कितना ऑर्बिटल्स अनपेयर्ड है, एक एस का, 3 पी का और डी का एक, 1 2 3 4 5 मीन्स 5 ऑर्बिटल आपका अनपेयर्ड है। वो बॉन्ड बनाएगा, कितना बॉन्ड बनाएगा, तो 5 बॉन्ड बनाएगा। इसी टाइप से फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाएगा, तो 5 बॉन्ड बनाएगा। तो फास्फोरस का कोवैलेंसी क्या हो गया, 5 हो गया। तो फास्फोरस का कोवैलेंसी क्या हो गया, 5। उसी टाइप से आर्सेनिक का 5, एंटीमनी का 5। देखिए बिस्मथ में क्या होता है ना, बिस्मथ में कोवैलेंसी 3 होता है। इसका रीजन क्या है, जब आप बिस्मथ के केस में आओगे बच्चा, तो क्या होगा, 6s2 6p3। तो बिस्मथ के केस में जो 6s इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर की इफेक्ट की वजह से जो 6s इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, तो क्या हो जाएगा, इसका कोवैलेंसी बिस्मथ का 3 ही होगा।
तो आई थिंक अब आपको क्लियरिटी आ गया कि कोवैलेंसी क्या है। अगर एक सेंटेंस में बोले अपनी भाषा में कोवैलेंसी क्या होगा, तो वो एलिमेंट कितना बॉन्ड बना सकता है, दिस इज कॉल्ड कोवैलेंसी। बट अब देखिए एग्जामिनर क्या चालाकी किया था, एक साल एम्स का क्वेश्चन पूछ दिया। देखिए एम्स इस साल से आपका एम्स और नीट कंबाइन होकर एग्जामिनेशन, एक ही एग्जामिनेशन होगा और नीट का एग्जामिनेशन होगा। लेकिन पहले क्या होता था, एम्स का एग्जामिनेशन अलग हुआ करता था। आपको पता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एम्स, जो हमारे देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन होता है मेडिकल कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है। तो एम्स में एक साल सवाल क्या पूछा, बच्चे तो पढ़ के गए थे कोवैलेंसी, अच्छा सर हमको कोवैलेंसी तो आता है बहुत अच्छे से, ये पढ़ के गए थे। एग्जामिनर बड़ा शातिर निकला, एग्जामिनर आपसे क्या सवाल पूछ दिया कि बताइए मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन फैमिली में क्या होगा, मैक्सिमम कोवैलेंसी। थोड़ा सा क्वेश्चन शातिर, एग्जामिनर बड़ा शातिर था, आपसे पूछ दिया मैक्सिमम कोवैलेंसी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बच्चा क्या करता है ना, सीधा सीधा पढ़ के जाता है, तो उनका तो यहीं पे वो फेल हो गए। कोवैलेंसी उनको नजर आ गया, अच्छा नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, अच्छा कोवैलेंसी 3, लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा, बस एक लाइन उसमें ऐड कर दिया मैक्सिमम कोवैलेंसी। क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का गलत हो गया। समझ जाइए क्या होगा, मैक्सिमम कोवैलेंसी आपसे पूछ रहा है, तो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, आप ध्यान से देखिए जरा। तो नाइट्रोजन पे जब आओगे तो मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होगा, फास्फोरस का 6 होगा, आर्सेनिक का 6 होगा और एंटीमनी का 6 होगा। कैसे मान ले, ऐसे कैसे मान लेंगे कि कोवैलेंसी इसका क्या होगा, इतना होगा, रट ले क्या, नहीं। ध्यान से देखिए, हमारा एक क्वेश्चन है कि ये एम्स का आया हुआ क्वेश्चन है। एम्स में पूछा था कि हाउ नाइट्रोजन कैन शो मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4, कैसे मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 शो करता है नाइट्रोजन, जरा देखिए ध्यान से। देखिए नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 4 होता है। जब ये लोन पेयर है तो आसपास में क्या घूम रहा है, एक H+ है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास खाली कमरा है, ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, इस H+ को डोनेट करेगा। जब वो डोनेट करेगा तो N दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज ये ले रहा है, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया। मींस अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करके, मींस अब नाइट्रोजन टोटल कितना बॉन्ड बना दिया, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड। इसलिए मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, तो 4 बना सकता है। देयरफॉर नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या होगा, 4 होगा। तो इसीलिए नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी आज से अगर पूछे, कोवैलेंसी अगर पूछे सिर्फ कोवैलेंसी तो 3 होगा, मैक्सिमम कोवैलेंसी पूछे तो 4 होगा। तो चलिए फटाफट से नोट करिए, इसको आगे बता रहे हैं। तो चलिए एक और शानदार सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि हाउ फास्फोरस कैन शो मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 6। फास्फोरस मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 6 कैसे फॉर्म करता है, ये आपको बताना है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन में जो बताए थे कि नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 शो करता है, कैसे शो करता है, यार सिमिलर क्वेश्चन ही तो है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि अब फास्फोरस मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 कैसे शो करता है। तो चलिए पिछले वाले क्वेश्चन के आधार पे सोचते हैं। देखिए फास्फोरस 15 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, 3p है तो 3d भी आप जरूर लिखें, भले वैकेंट है। जब आप लिखोगे ना तो ग्राउंड स्टेट में देखो ये कितना नॉर्मल कंडीशन में क्या बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके 3d में भेजोगे, क्यों भेजोगे, क्योंकि 3d में कमरा खाली है। जब कमरा खाली है हमारे घर में, तो भाई एक रूम में क्यों, मतलब आप 10 लोग बैठे हुए हो, आप बेकार का, अगर कमरा खाली है तो आप अदर कमरे में चले जाइए ना। तो वो क्या करेगा, अगर कमरा खाली है तो हमने एक्साइट करके इसमें भेजा, क्यों, क्योंकि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना बॉन्ड बनाएगा। तो पहले तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ग्राउंड स्टेट में, 3 अनपेयर्ड था, तो नॉर्मली क्या बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा फास्फोरस। बट जैसे ही आपने एक्साइट करके डी ऑर्बिटल में भेजा, क्यों, क्योंकि डी ऑर्बिटल वैकेंट था, तो एक्साइट करके जैसे ही इसमें भेजा, तो अब क्या करेगा, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल्स में, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड है, तो 5 अनपेयर्ड है मींस 5 बॉन्ड बनाएगा। अब आया समझ में। अब देखिए 5 बॉन्ड तो बना रहा है फास्फोरस,
बट हमारा सवाल है कि मैक्सिमम कोवैलेंसी 600 कर रहा है फोस्फोरस, कैसे कर रहा है? अगर लोन पेयर, फोस्फोरस के पास जो लोन पेयर है वो डोनेट कर दे, इसको दे दे, तो क्या 6 बॉन्ड नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो कोवैलेंसी नॉर्मली देखोगे फोस्फोरस pH3 में तो 3 होगा नॉर्मल कंडीशन में, बट PCl5 के केस में देख रहे हो कोवैलेंसी 5 है। क्यों कोवैलेंसी 5 है? क्योंकि ड्यू टू एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू जब आप एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 5 बॉन्ड बना रहा था, बट अगर आप PCl6 में देखोगे तो मैक्सिमम कोवैलेंसी फोस्फोरस का 6 तक होगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन ये है क्योंकि अगर आप देखोगे तो PCl6 में डी ऑर्बिटल वैकेंट है, तो मूवमेंट एक्साइटेड करके 5 ऑर्बिटल तो जरूर बनाए, और साथ में लोन पेयर है, वो लोन पेयर डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा ड्यू टू डी ऑर्बिटल्स, तो 6 बनाएगा। अब आया समझ में? तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक सुपर सा क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाई बिस्मथ हैज कोवैलेंसी ऑफ 3? क्यों 5 क्यों नहीं होता? बिस्मथ का कोवैलेंसी 5 क्यों नहीं होता? 3 क्यों होता है? यही सवाल है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन पूछना सीखिए। साइंस में आप सवाल पूछ पूछ के जब पढ़ोगे ना तो आपका दिमाग डेवलप होगा। आप क्वेश्चन जब पूछोगे अपने आप से तो दिमाग सोचना शुरू कर देगा, तो वो चीज आप जरूर करिए। व्हाई बिस्मथ हैज कोवैलेंसी ऑफ 3? क्यों बिस्मथ का कोवैलेंसी 3 होता है? रीजन देखिए, समझिए। जब आप बिस्मथ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो क्या आता है? 6s2 6p3। जो ये 6s2 होता है ना बच्चा, ये पार्टिसिपेट करता ही नहीं है बॉन्डिंग में, सिर्फ ये वाला करता है 6p3 वाला। तो जब पार्टिसिपेट ही 6p3 में 3 बॉन्ड पार्टिसिपेट ही कर रहा है बॉन्डिंग में 6p3 वाला, तो कितना कोवैलेंसी होगा बिस्मथ का? 3 होगा। क्योंकि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बिस्मथ का जो 6s2 इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्डिंग में। ओनली 3 इलेक्ट्रॉन, जो p वाला 3 इलेक्ट्रॉन है, ओनली 6p3 इलेक्ट्रॉन कैन बी फॉर्म्ड कोवैलेंसी ऑफ 3। बिस्मथ का कोवैलेंसी दिस इज इक्वल टू कोवैलेंसी ऑफ बिस्मथ इज इक्वल टू 3। अब आया समझ में? नहीं आया? फिर चेक करते हैं एक बार फाइनली। देखो, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे 6s2 6p3 आ रहा है। 6s2 जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं करता 6s2 वाला इलेक्ट्रॉन। तो कौन बच गया? 6p3 वाला 3। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या हो जाएगा बिस्मथ का? 3 होगा। तो कोवैलेंसी बिस्मथ का क्या होता है? 3 होता है। तो चलिए नोट करिए फटाफट से, जगह नहीं है इसलिए आपको अब आगे बताएंगे और भी चीज, तो फटाफट से इसको नोट करिए, जगह बनाइए। तो गाइज अब आते हैं एटोमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। देखिए, नाइट्रोजन फैमिली में बहुत सारा टर्म आपको जानना है, उसमें से एक है एटोमिसिटी। जैसे आपको कोवैलेंसी बताया है, कोवैलेंसी भी एक टर्म था। नाइट्रोजन फैमिली में बहुत सारा एक नया नया टर्म आएगा, तो उसको सीखते चलेंगे हम लोग। तो एटोमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली जानेंगे। उससे पहले जानते हैं कि कैटिनेशन होता क्या है। देखिए, कैटिनेशन का मतलब होता है, कैटिनेशन कहने का मतलब एलिमेंट जो है, कैटिनेशन इज द बाइंडिंग ऑफ एन एलिमेंट टू इटसेल्फ थ्रू अ कोवैलेंट बॉन्ड। कैटिनेशन इज द बाइंडिंग ऑफ एलिमेंट टू इटसेल्फ थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड। कहने का मतलब कैटिनेशन जो है वो खुद का मॉलिक्यूल्स आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होना और एक लॉन्ग फॉर्म एक चेन बनाना। जैसे देखिए, एक मॉलिक्यूल्स में खुद का एटम कितना कोवैलेंट बॉन्ड से वाइंड अप है ना, उसको बोलेंगे कैटिनेशन शो कर रहा है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 8 9 10 से पढ़ते आ रहे हो, 9 10 में पढ़े होगे आईपीएस नोमेनक्लेचर जब आप पढ़ रहे होगे, या फिर ऑर्गेनिक थोड़ा बहुत बेसिक्स जब आप पढ़े होगे 9 10 में आपको याद होगा। तो कैटिनेशन, कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। क्यों? क्योंकि कार्बन क्या होता है, आपस में इससे जुड़ा, फिर एक कार्बन इससे जुड़ा, इससे जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा, फिर ये कार्बन इधर जुड़ेगा, फिर ये कार्बन इधर इधर इधर, फिर ये कार्बन, मीन्स एक लॉन्ग चेन बनाता जाता है, मीन्स कैटिनेशन शो करते जाता है ये कार्बन एटम। समझ में आया? तो उसको बोल रहे थे कैटिनेशन। तो आई थिंक कैटिनेशन का मतलब क्या हो रहा है, उसी टाइप से अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो क्या ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा, तो कैसे पता करेंगे? देखिए, नाइट्रोजन एन और एन आपस में वाइंड है कोवैलेंट बॉन्ड से, मींस कैटिनेशन शो कर रहा है। जैसे फास्फोरस है P4, तो ये सब क्या है, कैटिनेशन आपका शो करेगा, P4 बना रहा है। तो कैटिनेशन का सीधा सा मतलब ये होता है कि खुद का एलिमेंट, जो खुद का एलिमेंट है इटसेल्फ अपने में कितना बॉन्ड बना रहा है, खुद का एलिमेंट अपने में
कितना बॉन्ड बना रहा है, खुद का एलिमेंट अपने में कितना बॉन्ड बना रहा है, दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन बोलेंगे। तो देखिए नाइट्रोजन में N2 है, उसका आपका एटोमिसिटी N2 P4 AS4 SbF4। अब सवाल है एक एटोमिसिटी वर्ड आता है, व्हाट इज एटोमिसिटी। जैसे यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन खुद का एलिमेंट है, 2 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ N2 बनाया, 4 फास्फोरस खुद में 4 फास्फोरस जुड़ा हुआ है, P4 बनाया कोवैलेंट बॉन्ड से। गाइस आपको ध्यान देने की बात है, किससे जुड़ा होना चाहिए, किससे जुड़ा होना चाहिए, जो एलिमेंट है इटसेल्फ किससे जुड़ा होना चाहिए, आपस में किससे जुड़ा होना चाहिए, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। अगर कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा तभी वो कैटिनेशन बोलेंगे कि कैटिनेशन शो कर रहा है। किससे, इटसेल्फ वो एटम किससे जुड़ा होना चाहिए, कोवैलेंट बॉन्ड में। दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए कि कोवैलेंट बॉन्ड से खुद का एटम कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होगा तभी वो कैटिनेशन शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो N2 कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो N2 P4 SS4 Sp। Bi नहीं शो करता है, क्यों, क्योंकि ये मेटालिक बॉन्ड बनाता है। आपको बताए थे कि बिस्मथ जो है, Bi जो है वो मेटल है, और मेटल कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा। इसलिए बिस्मथ क्या कैटिनेशन शो करेगा, नहीं करेगा। तो देखिए अब एक वर्ड आता है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स दैट कंस्टिट्यूट ऑफ अ मॉलिक्यूल्स। उस मॉलिक्यूल्स में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है, उस मॉलिक्यूल्स में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, दिस इज कॉल्ड एटोमिसिटी। अगर एटोमिसिटी को अपनी भाषा में डिफाइन करोगे तो क्या होगा, एटोमिसिटी इज द डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी क्या होता है, जैसे देखिए N2 है तो N2 टोटल नंबर ऑफ एटम, इसमें इस कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स में N2 एक मॉलिक्यूल हो गया, इस कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है नाइट्रोजन का, 2, इसलिए इसका एटोमिसिटी 2। P4 में, P4 एक मॉलिक्यूल्स है, इस P4 में कितना फास्फोरस का एटम है, 4, तो इसका एटोमिसिटी क्या हो गया 4। एस आर्सेनिक में कितना हो गया इसका एटोमिसिटी, इसका भी 4, बिस्मथ का 4, सॉरी बिस्मथ का नहीं, एंटीमनी का भी 4 होगा, क्योंकि बिस्मथ का क्या एटोमिसिटी होगा, क्या नहीं, एटोमिसिटी बिस्मथ का कितना, एटोमिसिटी कैटिनेशन शो ही नहीं कर रहा, तो उसका एटोमिसिटी क्या होगा, बिस्मथ एटोमिसिटी शो ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जो बिस्मथ है आपका वो मेटल है, और मेटल जब आपस में जुड़ा रहेगा खुद के मेटल्स, खुद के एटम से, तो कैटिनेशन शो नहीं करेगा। कैसा बॉन्ड होना चाहिए, कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया कि एटोमिसिटी क्या होता है। एटोमिसिटी क्या होता है कि उस कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स में कितना टोटल नंबर ऑफ एटम है, दिस इज कॉल्ड एटोमिसिटी, सिंपल। अब आते हैं एक सुपर एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि व्हाई नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म N4। नाइट्रोजन N4 क्यों नहीं बनाता, जैसे P4 बना रहा था, S4 बना रहा था, SbF4 बनाता रहा, तो नाइट्रोजन N2 ही क्यों बनाता है, नाइट्रोजन N4 क्यों नहीं बनाता। हमारा सवाल यही है, व्हाई नाइट्रोजन डू नॉट शो कैटिनेशन, नाइट्रोजन कैटिनेशन क्यों नहीं शो करता, दूसरा सवाल ये है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए कैटिनेशन अगर आपको पता करना है, तो कैटिनेशन आपको पता करना है तो उसमें आप देखिए कि सिंगल जो एटम है, स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन द एटम्स, एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या है, वो कैटिनेशन उसका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस उतना ज्यादा कैटिनेशन शो करेगा, उतना ज्यादा कैटिनेशन होगा उसमें। कब, जब दो एटम के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है उसके बीच का स्ट्रेंथ कितना ताकतवर है वो, उसका कैटिनेशन उतना ज्यादा कैटिनेशन शो करेगा। तो देखिए एनएन स्ट्रांग होगा, पीपी अगर स्ट्रांग होगा, एसएस अगर स्ट्रांग होगा, तब कैटिनेशन शो करेगा। तो अगर आपसे सवाल में ऑप्शन में दे दिया जाए किसमें से कौन सा सबसे ज्यादा कैटिनेशन शो करेगा, तो आप कैसे पता करोगे, तो आप पता करिए कि वो जो बॉन्ड के, वो जो एटम के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, उस सिंगल बॉन्ड में कौन सा सिंगल बॉन्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा ताकतवर है, कौन सा सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे पता करोगे, आपको एक शानदार सा मेथड्स बता रहे हैं। देखिए जैसे N2 शो करता है, N4 तो नहीं बनाता। जब N2 की अगर बात करें तो N2 में इसके पास भी लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, और सेकेंड पीरियड का है तो 2p ओवरलैप होगा। और अगर आ जाओ फास्फोरस पे, तो फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, क्या क्या ओवरलैप होगा, 3p ओवरलैप होगा। आप देखिए ये तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसका साइज ज्यादा बड़ा होता है नाइट्रोजन से फास्फोरस का। लोन पेयर इसके पास भी होता है फास्फोरस के पास, बट नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है और उसका साइज कम है,
कम साइज में ज्यादा लोग, अगर एक छोटे से कमरे में ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, मान लो 50 लोग एक छोटे से कमरे में बैठे हुए, तो रिपल्सन ह्यूज होगा। अगर एक बड़ा सा कमरे में 50 लोग बैठे हुए तो रिपल्सन होगा, लेकिन कम होगा। इन द सिमिलर वे नाइट्रोजन तो यहां भी है, लोन पेयर इसके पास है, साइज छोटा है, नाइट्रोजन के पास फास्फोरस का साइज बड़ा है, नाइट्रोजन के पास साइज छोटा है, इसकी वजह से जो लोन पेयर रिपल्सन होगा वो ह्यूज होगा, और इसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगा। इसलिए बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगा, इसलिए N4 बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। P4 बनाएगा। P4 जो फास्फोरस है वो P4 बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसका साइज जो थर्ड पीरियड का हो गया, 3p ओवरलैप हो गया, रिपल्सन जरूर होगा लेकिन उतना रिपल्सन नहीं होगा। तो इस 1 और 2 में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? किसका सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? बताइए जरा। तो ज्यादा सिंगल बॉन्ड फास्फोरस के बीच का स्ट्रॉन्ग है। क्यों? नाइट्रोजन का क्यों नहीं है? क्योंकि जब लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेगा तो दूर दूर हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा, बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाएगा। इसलिए अब आया समझ में। अब देखिए इन द सिमिलर वे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, 2p2 पे सेकेंड पीरियड का है, 2p2p ओवरलैप होगा, सल्फर में 3p3p ओवरलैप होगा। दूरियां यहां बढ़ रहा है, सल्फर में दूरियां बढ़ रहा है तो रिपल्सन कम होगा तो क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रांग होगा, राइट। तो अगर अपनी भाषा में देखें कैटिनेशन को बच्चा, तो जिस एटम का सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग हो वो कैटिनेशन शो करेगा। कौन कैटिनेशन शो करेगा? जिस एटम का सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होगा वो कैटिनेशन शो करेगा। या फिर इसी को अदर भाषा में बोले तो जिस एटम का सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होगा वो लॉन्गर चेन बनाएगा। वो जिस सिंगल एटम का बॉन्ड स्ट्रांग होगा वो लॉन्गर चेन बनाएगा। अब आया समझ में? ऐसे भी जो लोग स्ट्रांग हो गए वही तो ज्यादा है ना बॉन्ड बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपके पास है, अभी जस्ट आपको जो बता रहे थे। अगर देखिए N और N के पास लोन पेयर है, चूंकि नाइट्रोजन का साइज, इसका एक्सप्लेनेशन आपकी भाषा में लिख दिया है, चूंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, देन बिकॉज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, जब ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो साइज छोटा होने की वजह से क्या होगा? नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर का रिपल्सन होगा। लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से वो क्या करेगा? इसका जो बॉन्ड हो जाएगा ये ज्यादा रिपेल करेगा और इस बॉन्ड का स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा। हेंस कैटिनेशन की अगर बात करें तो कैटिनेशन ज्यादा किसका होगा? तो कैटिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन द एटम। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट जो मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में पूछता है, बॉइलिंग पॉइंट या फिर 2-4 प्रॉपर्टी ऐसा है, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट जनरल एग्जामिनेशन में भी पूछ देता है, ये सब इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन भी होगा उसमें भी पूछ देगा, यूपीएससी का आईएएस का एग्जामिनेशन होगा उसमें भी, प्रीलिम्स में एग्जामिनेशन में पूछ देता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? देखिए अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ऊपर का जो फर्स्ट 2 एलिमेंट है वो नॉन मेटल है। आर्सेनिक आपका मेटलॉइड है और मेटलॉइड के जस्ट नीचे वाला जितना भी होता है वो मेटल होता है। तो जब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो क्या बढ़ रहा है? मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। इस मेटल आपको, बिस्मथ आपका मेटल है, तो आपको ये पता है कि मेटल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों? अगर आपको आयरन दे दिया जाए, लोहे को पिघलाना मीन्स बॉयल करना क्या है? डिफिकल्ट है। तो लोहा आपका क्या है? एक मेटल है, तो उसको बॉयल करना क्या है? वेरी डिफिकल्ट है। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? BiH का सबसे ज्यादा होगा अगर आप ऐसा ऑर्डर दोगे। क्यों? क्योंकि बिस्मथ आपका मेटल है तो मेटल का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा? ये वाला ऑर्डर देगा, बट ये ऑर्डर गलत है। ये ऑर्डर गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि NH3 हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होने की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होता है? जहां पे FON होता है, मीन्स AHB टाइप का मॉलिक्यूल होता है और A के पास FON होता है और B के पास FON होता है, मीन्स वहां पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस होगा तो आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए थे, जब चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे थे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिटेल में चर्चा किए थे वहां पे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से NH3 अब क्या हो जाएगा? ASH3 से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। किसका? NH3 का। रीजन क्या है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से NH3 ज्यादा हो जाएगा, फिर SH3, फिर PS3। और BH3 का सबसे ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि मेटल का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है।
बहुत ही हीट देने के बाद वो बॉईल करेगा, काफी टाइम लगेगा उसको बॉईल करने में। सो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल का। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपसे पूछा जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी। व्हाट इज द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली? थर्मल स्टेबिलिटी कहने का मतलब इसका नाम में ही बहुत कुछ रखा हुआ है। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल मीन्स बोले तो हीट एनर्जी। आप कितना हीट एनर्जी उसको दोगे, तो कितना हीट एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा कैसे पता करोगे? जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, जिस कंपाउंड का बॉन्ड काफी स्टेबल है, काफी स्ट्रांग है, उसको आप हीट दोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। मीन्स जिस कंपाउंड का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा वो उतना उसका थर्मल स्टेबिलिटी होगा। तो कभी भी अगर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ रहा है तो आप देखिए उस कंपाउंड में उसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। जिसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ही हो रहा है कि वहां पे आपको हीट एनर्जी देना है। मान लीजिए अगर बॉन्ड तोड़ना, ब्रेक करना चाह रहे हो, तो कोई हार्ड सा आपको आयरन दे दिया जाए, उसको तोड़ने के लिए काफी एनर्जी आपको हीट करना पड़ेगा। एक नॉर्मल सा दे दिया जाए, कुछ ऐसा जो नॉर्मली आप सिंपल वे में आप उसको ब्रेक कर सकते हो, हाथ से भी तोड़ सकते हो सोडियम को। अगर हम बात करें थर्मल स्टेबिलिटी का, तो आप उसमें चेक करिए कि स्टेबिलिटी ज्यादा किसका है। तो स्टेबिलिटी आप कैसे चेक करोगे? जैसे देखिए NH3, PS3, SS3, BS3 और SBS3। आप एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो उसका साइज बढ़ रहा है। जब साइज बढ़ेगा तो आपको पता है बॉन्ड तब बनाएगा जब ओवरलैपिंग बेस्ट होना चाहिए। जब ओवरलैपिंग वेस्ट नहीं होगा तो बॉन्ड अच्छे से बनाएगा नहीं, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा नहीं। तो साइज अगर इंक्रीज हो रहा है, साइज बड़ा है, तो ओवरलैपिंग बेकार होगा। तो ओवरलैपिंग जब बेकार होगा यानी कि बॉन्ड अब कैसा बनेगा? जब ओवरलैपिंग ही अच्छा नहीं हो रहा है तो बॉन्ड अच्छा फॉर्मेशन होगा क्या? तो जब ओवरलैपिंग बेकार हो रहा है इसका मतलब बॉन्ड वीक बनेगा। जब बॉन्ड वीक बनेगा तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। आपको कम हीट दोगे तो भी बॉन्ड टूट जाएगा, यानी कि वो स्टेबल, अब वो मॉलिक्यूल्स स्टेबल नहीं होगा, अब वो कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। कंपाउंड ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसका साइज छोटा है, और साइज छोटा है और वो आपस में क्या रहेगा, आपस में ओवरलैपिंग जो करे, ओवरलैपिंग वेस्ट होना चाहिए। अगर ओवरलैपिंग वेस्ट हो रहा है इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा मीन्स आपका स्टेबिलिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप एटम्स बिकम लार्जर एंड सो ओवरलैपिंग नॉट गुड, देयरफॉर बॉन्ड्स बिकम वीकर एंड दस जब बॉन्ड आपका वीकर हो जाएगा मीन्स स्टेबिलिटी आपका क्या हो गया, कम गया। तो आपका हीट एनर्जी कम देना पड़ेगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा NH3 का। कि अगर आप NH3 में देखोगे इस कंपाउंड में, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक में साइज नाइट्रोजन का आपका छोटा है। तो जब साइज छोटा हो गया मीन्स अब ओवरलैपिंग अच्छा होगा। जब ओवरलैपिंग अच्छा होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ गया। जब स्टेबिलिटी बढ़ गया तो हीट एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी काफी ज्यादा होगा, ज्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगा आपको। तो इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा NH3 का, फिर PS3 का, फिर S3, फिर SBS3, BIS3। ये आपका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। तो चलिए नोट करिए इसको फटाफट। तो गाइस अब आते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा। अगर आपको रिड्यूसिंग कैरेक्टर पता करना है तो आपको सबसे इजीएस्ट वे बता रहे हैं। आप देखिए कि हाइड्रोजन आसानी से कहां रिलीज करेगा। जो जितना आसानी से हाइड्रोजन रिलीज कर देगा वो उतना रिड्यूसिंग कैरेक्टर उसका उतना बेहतर होगा, राइट। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग मींस हाइड्रोजन आसानी से इजीली वे में जितना इजीएस्ट वे में हाइड्रोजन को रिलीज करेगा उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतना बढ़िया होगा। क्या वो सिमिलर नहीं लग रहा आपको थर्मल स्टेबिलिटी की तरह? अब सवाल है कि हाइड्रोजन कौन आसानी से रिलीज करेगा, ठीक है। तो कौन आसानी से रिलीज करेगा हाइड्रोजन को? अगर बॉन्ड मजबूत होगा तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं। तो टूटेगा नहीं आसानी से तो रिलीज भी आसानी से नहीं होगा। अगर बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा तो हाइड्रोजन रिलीज भी जल्दी कर देगा, ठीक है। तो बॉन्ड आसानी से किसका नहीं टूटता था? जिसका साइज छोटा था। और साइज छोटा होने की वजह से
ओवरलैपिंग बहुत ही बेहतर हो जाता था। ओवरलैपिंग अच्छा होने की वजह से बॉन्ड आपका बढ़िया बनाता था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता था। तो क्या होता था, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, इसलिए अब हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा इजीली। अब जैसे जैसे एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप, जब ऊपर से नीचे जाते हो ग्रुप में तो साइज बढ़ता है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है आपका क्या होता है, ओवरलैपिंग बेकार होते जाता है, ओवरलैपिंग अच्छा नहीं होता। जब ओवरलैपिंग अच्छा नहीं होता तो बॉन्ड भी अच्छा नहीं बनता, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, तो आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा। मीन्स अब वहां से हाइड्रोजन को रिलीज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो जरा बताइए रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका बेहतर होगा, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका बेहतर होगा, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर उस कंपाउंड का बेहतर होगा जो जितना हाइड्रोजन को उतना आसानी इजीएस्ट वे में रिलीज करेगा। अगर NH3 PH3 ASS3 BH3 BIH3 में अगर देखोगे तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे बॉन्ड वीक होते जाता है। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ते जाता है, ओवरलैपिंग बेहतर नहीं होता। ओवरलैपिंग बेहतर नहीं होने की वजह से, जब ओवरलैपिंग बेहतर नहीं होता है तो बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनता तो आसानी से टूट जाएगा। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, लॉजिकल है, BiS3 का सबसे ज्यादा होगा, फिर SbS3 का, फिर ASS3 का, फिर PS3 का, फिर NH3 का। क्या कुछ रटने का है क्या, नहीं, पूरा लॉजिकल है। तो फील आ गया होगा आई थिंक। तो चलिए नेक्स्ट है बेसिक नेचर। देखो बेसिक नेचर समझने के पहले आपको एक चीज लिखा हुआ है, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। ये है बेसिक नेचर। कहने का मतलब आप ध्यान से समझिए, आप बेसिक नेचर यहां पे समझा रहे, जगह नहीं है, आप यहां पे समझा रहे बेसिक नेचर। देखिए बेसिक नेचर अगर आपको समझना है कि बेसिक नेचर क्या होगा, तो आपके पास क्या है, NH3 PH3 ASS3 SbS3 और BiH3। अब इस बेसिक नेचर में आपको पता करना है, तो देखिए NH3 का साइज अगर इतना है, ठीक, PH3 का साइज इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, ये और बड़ा। अगर देखिए अब इसके लोन पेयर जो है नाइट्रोजन के पास 100 लोन पेयर है, मान लीजिए 100 है, तो जब इसके पास बटेगा तो ये 10 लोगों में बट रहा है। कितने लोगों में, 10 लोगों में बट रहा है। तो पर पर्सन कितना बटेगा, 10-10। अब इसके पास PH3 के पास भी लोन पेयर क्या है, इसका भी संख्या 100 ही है। मीन्स बट PH3 में फॉस्फोरस का साइज नाइट्रोजन के कंपेयर में लार्ज हो गया, तो उसके कंपेयर में साइज लार्ज हो गया। तो अब जो इसका लोन पेयर है मान लो 20 है, अब ये 20 लोगों में बांटना है, अब 20 लोगों में बटेगा क्योंकि साइज बढ़ गया, संख्या बढ़ गया, अब संख्या बढ़ गया PH3 में। तो पर व्यक्ति अब कितना मिलेगा, हार्डली 5। अब और बढ़ गया साइज, मीन साइज बढ़ गया, संख्या बढ़ गया, लेकिन लोन पेयर तो उतना ही था, 100 स्ट्रेंथ था। अब साइज बढ़ गया, मान लो 30 हो गया, तो पर पर्सन कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट लगभग 3 के आसपास। और ये 40 हो गया, और साइज बढ़ गया, मीन्स लोन पेयर का डेंसिटी जो होगा अब और ज्यादा लोगों में बटेगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, लोन पेयर का डेंसिटी क्या होता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है। तो लोन पेयर का डेंसिटी क्या होता जा रहा है, बढ़ता, ज्यादा बटेगा, ज्यादा लोगों में बटेगा, ज्यादा लोगों में बटेगा। तो एक पर्सन, ईच पर्सन के पास कम होगा लोन पेयर का डेंसिटी। तो बहुत साइज बड़ा होने के कारण BiH3 के साइज ज्यादा हो जाएगा, तो लोन पेयर का डेंसिटी कम होगा। जब लोन पेयर का डेंसिटी कम होगा तो लोन पेयर डोनेट ही कम करेगा, इसलिए बेसिक नेचर सबसे कम किसका होगा, BiH3 का। लॉजिकल है कि नहीं, क्या कुछ रटने का आवश्यकता है क्या। तो ये हुआ कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा का मतलब। तो अगर आपको रिड्यूसिंग कैरेक्टर पता करना था तो ये लॉजिक आपको बता ही दिए, ये आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ये आपका बेसिकली ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर है। और अभी जो जस्ट आपको बताया गया है बेसिक नेचर, तो बेसिक नेचर में क्या हो जाएगा, जब NH3 PH3 एंड ASS3 BH3 और ऊपर का साइज छोटा था, जब साइज छोटा था तो उतना ही लोन पेयर कम साइज में डिस्ट्रीब्यूटेड था, मीन्स अब मान लीजिए कि एक छोटा सा साइज है, एक छोटा सा कमरा है, उसमें 10 लोग रह रहे हैं, काफी हाई डेंसिटी है लोगों का आपस में। बट अब कमरा बड़ा हो गया, लोग 10 ही है, तो क्या हो जाएगा, दूर दूर आपस में बैठेंगे, ज्यादा रिपल्सन नहीं होगा, है ना। उसी टाइप से जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है, अब लोन पेयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है
लोन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, अधिक साइज में बट गया, मीन्स तो आप ऊपर से नीचे जैसे ही आओगे तो लेस डेंस हो जाएगा, तो लोन पेयर वो डोनेट नहीं कर पाएगा। तो जब वो लोन पेयर अच्छा डोनेशन नहीं करेगा तो बताइए बेसिक कैरेक्टर अच्छा हुआ क्या। आपको बताए थे लुईस एसिड लुईस बेस, तो एसिड लुईस एसिड क्या था, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, और लुईस बेस क्या था, लुईस बेस क्या था, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। इलेक्ट्रॉन डोनर जो था, इलेक्ट्रॉन डोनर उसको बोल रहे थे लुईस बेस। मीन्स बेसिक कैरेक्टर बेसिक नेचर सबसे बेस्ट किसका होगा, जिसका साइज क्या हो, छोटा, क्योंकि साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होगा, और वो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को ज्यादा डोनेट करेगा। मीन्स हेयर अगर आप NH3 के पास देखोगे तो हेयर लोन पेयर इज मोर डेंस, देयरफॉर लोन पेयर डोनेशन इज मोर इफेक्टिव, so basic character is more here. But in BIS3 lens dense lone pair, poor donation of lone pair, hence basic character is less. Therefore order of basic character is what, NH3 is more basic, then PS3, then AS3, then SBS3, BIS3, right? अब एक लास्ट टॉपिक आज का लेक्चर में क्या है, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल आपको केमिकल बॉन्डिंग में चैप्टर में पढ़ा है। बॉन्ड एंगल में आपको ओनली 5 पॉइंट्स दिमाग में रखना था, 5 प्रिंसिपल पे बॉन्ड एंगल का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाता बॉन्ड एंगल का, वो आपसे बन जाता। और एक था ड्रैगोज रूल, वो आपको पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में पूरा डिटेल में। तो उसमें से चौथा प्रिंसिपल बॉन्ड एंगल का क्या है इसमें, कि अगर बॉन्ड एंगल पता करना है इसमें, तो आप देखिए क्या, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका है, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, NH3, देन PS3, AS3, SBS3 और BIS3। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, बाकी जो बचा हुआ है उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए इतना अमेजिंग लेक्चर, इतना बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है, तो अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करिए, जो नीडी स्टूडेंट है उन तक शेयर करिए। एटलीस्ट कम से कम टारगेट बनाइए कि 5 स्टूडेंट को शेयर जरूर करें। देखिए इससे होगा क्या ना, आप पढ़े हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी कंजर्व रहता है। मीन्स अगर आप काइंड बनोगे, अगर आप किसी को हेल्प करोगे, अपना एनर्जी किसी दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, किसी दूसरे के लिए लगाओगे, तो वो भी दूसरा लोग आपके लिए एनर्जी, आपके लिए क्या करेंगे, वही एनर्जी, क्योंकि एनर्जी तो डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला, एनर्जी तो कंजर्व है। जिसके लिए आप एनर्जी लगाए थे वो इंसान, जिसको आप बोलते हैं ना ऊपर वाले, आप मेहनत करते जाइए, ऊपर वाला आपको कुछ ना कुछ देगा। मीन्स वो एनर्जी आपको भगवान के थ्रू मिलेगा, कभी ना कभी आप मेहनत करते रहिए। मीन्स एनर्जी कंजर्व है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला, जितना आप मेहनत किए उसका डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा आपको, आज नहीं तो कल। तो अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करिए, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी नीडी स्टूडेंट है उसको जरूर शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।